ये चैप्टर हमारा चल रहा है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर अभी तक हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कर लिए थे, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था जिसके अंदर हमने परसेंटेज ढूंढी थी। मान के चल रहा हूँ बेटा घर पे जाके रिवाइज किया होगा, है ना, वो तो एसेंशियल है बेटा। क्या कह रहे हो, नहीं मान के चलो? किया, करना जरूरी है। चलो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक हमने करा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास है अब्जॉर्प्शन। इसका इस्तेमाल बेटा हम लगभग हर चैप्टर के अंदर पहले भी करके आए हैं। तो अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बेटा? अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से आप अपने इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्शन से चार्ज करते हैं। एक ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से आप अपने इनडायरेक्ट खर्चों को किससे चार्ज करते हो? प्रोडक्शन से। तो इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए बेटा आपको ढूंढना पड़ता है अब्जॉर्प्शन रेट। और अब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूट कब होता है बेटा? अब्जॉर्प्शन रेट इज कंप्यूटेड करेक्ट एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। और ये जो रेट आप बेटा साल के शुरुआत में कैलकुलेट करते हो उसको हम अप्लाई करते हैं साल के दौरान। और ये जब कैलकुलेशन होता है तो बिगिनिंग में तो होता है, लेकिन डेटा कौन सा होता है? हाँ जी, कौन से डेटा पर बेटा हम ये कैलकुलेट करते हैं? बेटा जब शुरुआत में कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल डेटा कहां से आएगा? एस्टिमेटेड डेटा से ये कैलकुलेट होता है। और अगर करंट ईयर का एस्टिमेटेड डेटा ना हो तो प्रीवियस पीरियड का एक्चुअल ले लेते हैं। तो अब्जॉर्प्शन रेट इज कंप्यूटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यूजिंग एस्टिमेटेड डेटा एंड अप्लाइड। तो रेट निकल गया, उस रेट को बेटा पूरे पीरियड के दौरान एक्चुअल डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये लैंग्वेज हम पहले लिख चुके हैं। एंड अप्लाइड ऑन एक्चुअल डेटा ड्यूरिंग द पीरियड। अप्लाइड ऑन एक्चुअल डेटा ड्यूरिंग द पीरियड। तो साल के शुरुआत या फिर पीरियड के बिगिनिंग में हम बेटा रेट कैलकुलेट करते हैं यहां। और एस्टिमेटेड डेटा का इस्तेमाल होगा जिसकी हेल्प से हम अब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। और इस अब्जॉर्प्शन रेट को पूरे साल के दौरान अप्लाई करते जाएंगे बेटा एक्चुअल डेटा के ऊपर। मान लो बेटा आपने रेट कैलकुलेट कर लिया ₹10 पर मशीन आर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखा था, या 3 में था। तो हमने अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करा। जितने जितने घंटे आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करते जाओगे हर घंटे पर 10-10 रुपए का खर्चा आपका रिकॉर्ड होता रहेगा। अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए बड़े सारे मेथड हो सकते हैं, अभी वो मेथड हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल कैसे होता है। पीरियड के बिगिनिंग में एस्टिमेटेड डेटा से हमने बेटा रेट कैलकुलेट कर लिया और उस रेट को हम पूरे साल के दौरान अप्लाई करते रहते हैं। और जितना अमाउंट आपके खातों में रिकॉर्ड हो जाता है, जितना अमाउंट आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाता है बेटा उसको बोलते हैं अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं इसको? अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। जैसे मान लो 10 रुपीज पर मशीन आ रहा है, पूरे पीरियड के दौरान आपने 90,000 घंटे काम किया और हर घंटे पर 10-10 रुपए रिकॉर्ड करते रहे, तो आपने अपने अकाउंट्स में जो खर्चा लिख लिया है वो है 9 लाख रुपए। पूरे साल आपने 10-10 रुपए के हिसाब से खर्चा रिकॉर्ड करना था। पूरे साल में 90,000 घंटे काम हुआ, हर घंटे पर 10-10 रुपए रिकॉर्ड करते रहे, तो अकाउंट्स में खर्चा रिकॉर्ड हो गया 9 लाख। कस्टमर से भी पैसे रिकवर कर लिए, कितने रुपए? 9 लाख।
लेकिन ये एक्चुअल खर्चा थोड़ी है बेटा, ये तो वो अमाउंट है जो एक एस्टिमेटेड रेट से आपने रिकॉर्ड कर लिया है, कस्टमर से चार्ज कर लिया। एक्चुअल खर्चा आपको पीरियड खत्म होने के बाद मिलेगा कि पूरे साल के अंदर या पूरे पीरियड के अंदर हमने कितना रेंट भरा, कितना इंश्योरेंस पे करा, कितना पावर का बिल आया, कितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, कितना सुपरविजन है। सारे खर्चे ऐड करके आपको तब पता चलेंगे एक्चुअल ओवरहेड कब एंड में। मान लो एक्चुअल में खर्चा हो गया 10 लाख रुपए, जबकि आपने खातों में अब्जॉर्प्शन कितनी करी है, केवल 9 लाख रुपए। तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई है या कम हुई है? तो इसको क्या बोलते हैं हम, अंडर अब्जॉर्प्शन। ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाती तो ओवर अब्जॉर्प्शन हो जाता। मतलब आपने कस्टमर से पैसे चार्ज करे 9 लाख रुपए, खर्चा कर दिया 10 लाख। फायदा नुकसान है सर? ये तो नुकसान है। तो अंडर अब्जॉर्प्शन नुकसान होता है, ओवर अब्जॉर्प्शन गेन हो जाता है, प्रॉफिट। लेकिन ये हमारे चैप्टर का तीसरा हिस्सा है। अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन की जो कैलकुलेशन है वो हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट है। लेकिन अभी हम कौन से पार्ट पर है? अब्जॉर्प्शन पर। रेट ढूंढना है और अप्लाई करना है। ये वाला अमाउंट ढूंढना है कि कितना अमाउंट खातों में रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। तो अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग अब्जॉर्प्शन रेट। बेटा हम 6 मेथड सीखेंगे। हर मेथड इक्वली गुड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सर ये वाला मेथड बेटर है, ये वाला मेथड खराब है, ऐसा कुछ नहीं। हर मेथड का एक ही पर्पस है कि एक रेट मिल जाए जिसको मैं पूरे साल इस्तेमाल करूं और अपने कस्टमर से अपना पूरा पैसा, अपना पूरा खर्चा चार्ज कर लूं। किसी कस्टमर से खर्चे चार्ज करते समय प्रॉफिट कमाने का विचार नहीं है मेरा कि ये वाला कस्टमर आ गया, इसके ऊपर दूसरा मेथड लगा दो, इससे ज्यादा ओवरहेड मिल रहा है। बेटा वो कस्टमर फिर किसी और के पास चला जाएगा अगर आपने उसको कॉस्ट ज्यादा बता दी, क्योंकि वो तो कंपटीशन के हिसाब से देखेगा ना, आपने क्या प्राइस कोट करा, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस कोट कर रहा है। तो आप अपना एक सिस्टमेटिक मेथड डिसाइड कर लेते हो, वो वाला मेथड आपने डिसाइड कर लिया और आप उसी के हिसाब से खर्चे रिकॉर्ड करते रहोगे पूरा साल। ठीक है जी। और हर मेथड इक्वली गुड है। किसी मेथड का पर्पस किसी कस्टमर से ज्यादा पैसे कम पैसे लेने का नहीं है। हर मेथड का एक ही पर्पस है, जो भी खर्चे मैंने सोचे हैं वो पूरे पीरियड के दौरान कस्टमर से चार्ज हो जाए, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाए, बस। प्रॉफिट तो मैं अलग से ऐड करता हूँ ना टोटल कॉस्ट। तो मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग अब्जॉर्प्शन रेट। तो बेटा हम 6 मेथड से अब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। हाँ जी बेटा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मान लो बेटा आपने खर्चे का अंदाजा लगाया कि पूरे साल में 10 लाख के ओवरहेड लगेंगे। पूरे साल में कितने के ओवरहेड लगेंगे? 10 लाख। और पूरे साल में यूनिट बनेंगी 1 लाख। ये सब कुछ एस्टिमेटेड है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन रेट बिगिनिंग में कैलकुलेट होता है एस्टिमेटेड डेटा से। आपने अंदाजा लगाया कि 10 लाख के ओवरहेड लगेंगे फैक्ट्री में और 1 लाख यूनिट बनेंगी। तो हर यूनिट पर पड़ने वाला खर्चा कितना हो गया? 10 रुपए। तो 10 रुपए पर यूनिट है। जैसे ही एक यूनिट बनेगी उस पर 10 रुपए का खर्चा डाल देंगे, दूसरी यूनिट बनेगी फिर 10 रुपए डाल देंगे, तीसरी यूनिट बनेगी फिर 10 रुपए डाल देंगे। हर यूनिट पर 10-10 रुपए रिकॉर्ड होते जाएंगे। आपको एक सिस्टमेटिक मैनर मिल गया कि इस तरीके से आप अपने खर्चों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पर यूनिट के हिसाब से हो सकता है, ये पर मशीन आर के हिसाब से हो सकता है, ये पर लेबर आर के हिसाब से हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है कि लेबर की कॉस्ट 1 लाख है, मेरे ओवरहेड 20,000 है, तो इसका मतलब ओवरहेड लेबर की कॉस्ट के ऊपर 20% हो गए। 20,000 ओवरहेड, 1 लाख की लेबर की कॉस्ट, तो 20,000 के ओवरहेड 1 लाख की लेबर कॉस्ट के ऊपर कितने परसेंट हो गए? 20%। तो मैंने 20% डिसाइड कर दिया। मैं जैसे ही कस्टमर आएगा मैंने देखा इसके ऊपर 1,000 की लेबर लगानी है, तो 20% के हिसाब से 200 रुपए की ओवरहेड लगा दूं। दूसरा कस्टमर आया 5,000 की लेबर लगानी है, उसके ऊपर 20% के हिसाब से 1,000 रुपए की ओवरहेड लगा देंगे। तो परसेंटेज में भी रेट निकल सकता है। तो अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के बेटा हमारे पास 6 मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यानी कि बेटा रेट जैसे कैलकुलेट होगा वैसे ही अप्लाई भी होगा। अगर आपने पर यूनिट कैलकुलेट कर रखा है तो वो यूनिट से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने पर आर कैलकुलेट कर रखा है तो वो आगे आर से ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसे नहीं कर सकते पर यूनिट निकाल दिया आगे घंटों से मल्टीप्लाई कर दिया, वो गड़बड़ है ना। आपके पास 10 रुपीज पर यूनिट है तो आप उसको नंबर ऑफ यूनिट से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन एस्टिमेटेड आउटपुट।
आपके पास एक अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा जो कि होगा पर यूनिट। परसेंटेज में निकाल सकते हैं बेटा, लेबर की कॉस्ट पे भी परसेंटेज हो सकती है, मटेरियल की कॉस्ट पे भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन वो खर्चे डायरेक्ट होनी चाहिए जिस पर आप परसेंटेज निकालोगे। इनडायरेक्ट खर्चों की यानी कि ओवरहेड की परसेंटेज निकाल रहे हो, इनडायरेक्ट के ऊपर नहीं निकाल सकते। किसके ऊपर निकाल सकते हैं? सिर्फ डायरेक्ट के ऊपर। सर इसका क्या कारण है, जरा ध्यान से समझना बेटा। डायरेक्ट खर्चा वो होता है जो आप हर यूनिट के ऊपर, हर कस्टमर के ऊपर, हर जॉब पर अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको पता है। तो अगर मान लो कोई कस्टमर आया या फिर मैंने किसी कस्टमर के लिए कोई जॉब पे काम करा, जॉब एक्स पे, उसका डायरेक्ट खर्चा तो मुझे पता चल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली लगता है। अब मुझे इसके ऊपर इनडायरेक्ट खर्चे डालने, तो मैंने इनडायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए कोई परसेंटेज अप्लाई करनी है, 20%, 30%। तो डायरेक्ट कॉस्ट आपको पता होगी जिसके ऊपर आप अपने ओवरहेड कैलकुलेट कर सकते हो किसी ना किसी परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन अगर आपने अपने ओवरहेड की परसेंटेज इनडायरेक्ट पे ले ली, इनडायरेक्ट खर्चे तो आपको पता ही नहीं होंगे ना एक यूनिट पर कितने लग रहे हैं, तो उसके ऊपर अब्जॉर्प्शन रेट अप्लाई कैसे करोगे जब पता ही नहीं है यहाँ पर खर्चा कितना है, उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई भी नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो जब भी आप अब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे बेटा, वो हमेशा डायरेक्ट आइटम के ऊपर हो सकती है। तो डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज मेथड, तो अब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल पर अपने ओवरहेड की परसेंटेज निकालनी है बेटा। ऊपर तो वही रहेंगे एस्टिमेटेड ओवरहेड। जैसे मान लो 5 लाख रुपए के ओवरहेड है एस्टिमेटेड, और 10 लाख रुपए की मटेरियल कॉस्ट है। कितने के ओवरहेड और मटेरियल की कॉस्ट कितनी? तो मुझे नजर आ रहा है साफ साफ कि 10 लाख की मटेरियल कॉस्ट के बदले में मेरे जो ओवरहेड्स हैं वो 50% है। 10 लाख की मटेरियल कॉस्ट, 5 लाख के ओवरहेड, 50% हो गए। तो मैंने एक रिलेशन बना लिया ओवरहेड का, किसके साथ? मटेरियल के साथ। तो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन एस्टिमेटेड कॉस्ट। estimated factory overheads upon estimated direct labor cost मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम यहाँ पर परसेंटेज ढूंढ रहे हैं बेटा। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा कि 5 लाख के ओवरहेड है, 10 लाख की मटेरियल की कॉस्ट है, तो कितने परसेंट हो गए? 50%। जैसे ही कोई कस्टमर आएगा, कोई काम हम करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर मटेरियल लगेगा, मटेरियल के ऊपर 50% क्या रिकॉर्ड कर देंगे, साथ साथ ओवरहेड। ये पूरे साल चलता रहेगा काम बेटा। जो आपने परसेंटेज मटेरियल की कॉस्ट पे निकाली है, वो परसेंटेज आप लेबर की कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट लेबर परसेंटेज मेथड, यानी कि आप अपने ओवरहेड की परसेंटेज मटेरियल की जगह लेबर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। एस्टिमेटेड बेटा, ऊपर मैंने डायरेक्ट लेबर लिख दिया गलती से, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर डायरेक्ट लेबर है। और ये जो परसेंटेज आप मटेरियल पर, लेबर पर कैलकुलेट करो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करके आती है प्राइम कॉस्ट। याद है, कॉस्ट शीट बनाई थी। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करके क्या आती है? प्राइम कॉस्ट। तो आप ये परसेंटेज अपनी प्राइम कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो, यानी कि मटेरियल और लेबर की कंबाइंड कॉस्ट के ऊपर। Rate is equal to estimated factory overheads, estimated
प्राइम कॉस्ट, सब कुछ एस्टिमेटेड है बेटा, इस बात को भी ध्यान देना है क्योंकि अब्जॉर्प्शन रेट एस्टिमेटेड डेटा से निकलते हैं। सर फर्स्ट वाला क्या था, एक बार दिखा दो दोस्तों। फर्स्ट वाला था बेटा प्रोडक्शन यूनिट मेथड, वहां पर अब्जॉर्प्शन रेट यूनिट के हिसाब से निकल रहा है। ओके सर। आप ये अब्जॉर्प्शन रेट आर्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो, मशीन आर के हिसाब से या लेबर आर के हिसाब से। हमने पर आर वाला रेट बेटा पिछली क्लास में सवाल में भी निकाला था। यहाँ पर ये देखो, हमारे पास ओवरहेड्स आ गए थे डिपार्टमेंट्स के, हमने उनको वर्किंग आवर से डिवाइड किया, एक एक घंटे के खर्चे निकाले, अब्जॉर्प्शन रेट पर आर, और जैसे जैसे हमारे पास रेट आ गया फिर हमने उसको कस्टमर के ऊपर अप्लाई भी करा। कस्टमर पे, जॉब पे, प्रोडक्ट पे आपको ये रेट अप्लाई करने पड़ेंगे। पांचवा रेट है बेटा हमारे पास मशीन आर रेट। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, परसेंटेज नहीं निकल रही ना, पर आर रेट है। कि अगर 5 लाख के ओवरहेड है और 1 लाख घंटे काम होना है मशीन से, तो हर घंटे पर 5-5 रुपए का खर्चा हो गया, तो 5 रुपीज पर मशीन आर आप रिकॉर्ड करते रहो, जितने घंटे काम होता जाएगा उसके हिसाब से खर्चा रिकॉर्ड होता जाएगा। ये मशीन आर की जगह लेबर आर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में काम किससे ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास अलग अलग मेथड है बेटा अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए, सवाल इनमें से कोई भी बोल सकता है। और अगर आपको डिसाइड करना होगा तो हम बेटा हमेशा आर्स वाला ही मेथड डिसाइड करेंगे कोई भी, और वो भी कौन से वाला, मशीन आर वाला है, लेबर वाला, जिस तरीके से काम हो रहा है डिपार्टमेंट में बोले तरीके से आप डिसाइड करोगे। मशीनों से ज्यादा काम होता है तो मशीन आर रेट निकलना चाहिए, लेबर से ज्यादा काम होता है तो लेबर आर रेट निकलना चाहिए। बेटा मशीन आर रेट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है, जैसे हमने यहाँ पर मशीन आर रेट कैलकुलेट करना सीखा कि ओवरहेड को आर से डिवाइड कर दो, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स को एस्टिमेटेड मशीन आर से डिवाइड कर दो, 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा। लेकिन कई बार सवाल में आपको टोटल ओवरहेड नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग खर्चे बताएगा, रेंट इतना, इंश्योरेंस इतना, डेप्रिसिएशन इतना, पावर के खर्चे इतने, सुपरविजन इतना, लाइटिंग के खर्चे इतने, तो आपको अलग अलग खर्चे बता रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले हमारे को टोटल ओवरहेड ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है जी। और उसमें भी ये ध्यान रखना कि कुछ कोई खर्चा हो सकता है आए, कोई खर्चा ना आए। ऐसे ही फिर आपको डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, मशीन आर्स, तो मशीन आर्स भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, कौन से मशीन आर का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको अलग से मिल सकता है सिर्फ मशीन आर रेट की कैलकुलेशन के लिए, और उसके अंदर वो आपको सिर्फ टोटल ओवरहेड और टोटल मशीन आर सीधे सीधे नहीं देगा, आपको वो ढूंढने पड़ेंगे कि ओवरहेड्स कौन से यूज होंगे, आर्स कौन से यूज होंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मेट सीख रहे हैं कि कैसे ढूंढा जाएगा मशीन आर रेट। अब बेटा आपको टोटल खर्चे नहीं मिले, आपको सभी खर्चे अलग अलग मिल रहे हैं। तो बेटा हमारे पास 2 कॉलम हो गए, एक हो गया टोटल और एक हो गया पर आर।
हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड को, बेटा हमने ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड लिखे, सिर्फ मशीन के खर्चे नहीं लिखे, देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे लेने, चाहे वो मशीन से रिलेटेड है या नहीं है। तो मशीन और रेट निकालते समय बेटा हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल। जो खर्चे फिक्स हैं बेटा वो टोटल में लिखे जाएंगे, क्योंकि वो टोटल में लगता है, उसका पर आवर के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो खर्चे वेरिएबल हैं वो मशीन के वर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट है, मशीन के चलने के हिसाब से बदलते हैं, तो वो हम सीधा कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे, पर आवर। तो पहले जरा हम फिक्स्ड खर्चों के बारे में बात करें। तो मान लो बेटा रेंट है, इंश्योरेंस है, सुपरविजन, लाइटिंग, जनरल लाइटिंग की बात करो बेटा, पावर की नहीं, पावर तो वेरिएबल होता है, मशीन के चलने के ऊपर डिपेंडेंट है। और ऑपरेटर की सैलरी हो सकती है, या फिर हो सकता है बेटा फैक्ट्री का कोई मैनेजर हो, उसकी सैलरी हो। जो भी खर्चे आपको यहाँ पर दे रखे हो, जो भी खर्चे हमारे पास फिक्स नेचर के लगे होंगे बेटा, हम यहाँ पर हमारे पास आ गई बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को मशीन आवर से डिवाइड कर दूं तो वो पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा पर आवर के हिसाब से लगेगी, बट वो पर आवर के हिसाब से कन्वर्ट जरूर हो जाएगी। टोटल फिक्स खर्चा 1 लाख है, 10,000 घंटे काम होगा, हर घंटे पर 10 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो फिक्स्ड खर्चा मेरे पास पर आवर आ गया एवरेज करके। अब वेरिएबल खर्चा, ये वो खर्चा है जो मशीन के चलने के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मशीन के कम चलने ज्यादा चलने की वजह से बदल सकता है। जैसे सर ये ऑपरेटर सैलरी क्या है ये? बेटा मशीन चलाने वाले की सैलरी, मशीन ऑपरेटर। अच्छा यस सर। तो बेटा पावर, अब पावर का बिल बेशक से मशीन के चलने के ऊपर डिपेंडेंट है, पावर का बिल मशीन के चलने के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना 1 घंटा मशीन चल के बिजली वालों का मैसेज आ गया भरो बिल, फिर चलेगी आगे, नहीं तो बिजली काट रहे हैं। तो वो खर्चा हमें हर घंटे के हिसाब से पे नहीं करना पड़ता। तो आपको जब पावर का बिल मिलेगा वो पूरे महीने का या 2 महीने का एक साथ मिलेगा। अब मेरे पास तो पावर का बिल पूरा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, तब जाके हम उसको पर आवर में लिखेंगे खर्चा। लेकिन लिखना सीधा कौन से कॉलम में, पर आवर वाले कॉलम। बात समझ में आ रही? खर्चा आपको क्वेश्चन में हो सकता है पर आवर दे दे तो आप सीधा लिख देना, नहीं देगा तो भैया आपको पावर का बिल मिल जाएगा, आप उसको आवर से डिवाइड करना, सीधा पर आवर वाले कॉलम में आ जाएगा। सेम काम बेटा ऐसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, मशीन ज्यादा चलेगी, रिपेयर भी ज्यादा करवानी पड़ेगी, उसका भी रिपेयर का बिल आपको मिलेगा, आप उसको मशीन आवर से डिवाइड करोगे। ऐसे ही बेटा और खर्चा होता है कंज्यूमेबल, ऑयल ग्रीस वगैरह के खर्चे। तो बेटा हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट तो पर आवर थी, अब मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर आवर और लिख ली, दोनों को ऐड करके बेटा मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट पर आवर। इसी को बोलते हैं बेटा मशीन आवर रेट। 1 घंटा अगर मशीन चलती है तो ओवरहेड का खर्चा कितना पड़ता है। अगर 1 घंटा मशीन चलाएं तो कितने के ओवरहेड लगते हैं, ठीक है जी। यस 1 सर। घंटा मशीन चलने पर कितने रुपए के टोटल ओवरहेड लगते हैं फैक्ट्री में, उसका अमाउंट आ गया। होगी बेटा इसकी नोटिंग।
बेटा कुछ नोट्स लिख लिए, नोट्स लिखना शुरू करें बेटा नोटबुक में। यस सर। आप जो मशीन आ रेट कैलकुलेट करते हो ये सब एस्टिमेटेड डेटा से कैलकुलेट होता है, और एस्टिमेशन केवल नॉर्मल खर्चों का लगाया जा सकता है, अब नॉर्मल आइटम का नहीं। तो अगर आपको सवाल में कोई अब नॉर्मल खर्चा या फिर कोई अब नॉर्मल लॉस ऑफ मशीन आर दे रखा है, दोनों को इग्नोर करना है। जैसे क्वेश्चन ने बताया जी पिछले साल आग लग गई थी, अब इस साल भी आग लगा दोगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, पिछले साल वर्कर ने स्ट्राइक कर दी थी, वर्कर्स के हमारे वर्किंग जो मशीन आते वो काम नहीं हो पाए, तो इस बार भी वर्कर स्ट्राइक करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम अब नहीं है। वेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो पहले वाले नोट में आपने क्या लिखना है, नो अब नॉर्मल आइटम लिखना है बेटा। हाँ जी, नो अब नॉर्मल आइटम shall be considered for computing machine hour rate, या फिर कोई भी absorption rate कैलकुलेट करो, अब नॉर्मल आइटम नहीं आ सकती, वो एस्टिमेशन में नहीं होती। नो अब नॉर्मल आइटम shall be considered for computing machine hour rate। दूसरी बात बेटा, ये जो मशीन आर्स आप यहाँ पर यूज कर रहे हो डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर यूज कर रहे हो, यहाँ पर यूज कर रहे हो, ये जो मशीन आर्स है बेटा ये प्रोडक्टिव होने चाहिए, जिसमें काम होने वाला है आपकी उम्मीद के हिसाब से। आपके पास पूरे साल में ग्रॉस मशीन आर अवेलेबल है 2500, कि हम एक मशीन से 2500 घंटे काम करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें से 200 घंटे मशीन रिपेयर पे रहेगी, या फिर 100 घंटे वर्कर आइडल टाइम होता है, वर्कर काम ही नहीं करते। तो जो चीज आपको पहले से पता है और आपको पता है कि उसमें काम नहीं होने वाला, भैया उसको हटा दो। जब काम ही नहीं हो रहा तो उस पर खर्चा डाल के क्या फायदा, खर्चा सिर्फ उसी समय पे डालो जिसमें काम होना है, जिसमें रिकवरी होनी है। ठीक है जी, तो मशीन आर जो आप कंसीडर करोगे वो होनी चाहिए केवल प्रोडक्टिव। कौन से मशीन आर्स होने चाहिए, तो नोट में क्या लिखेंगे बेटा, नोट नंबर 2, मशीन आर्स टू बी यूज्ड शैल बी प्रोडक्टिव ओनली। मशीन आर्स to be used shall be productive only। जो मशीन आर्स का आप इस्तेमाल करोगे वो केवल प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। मशीन आर्स टू बी यूज्ड shall be productive only। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के टाइम को क्या मानोगे, प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, उसमें काम नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव, तो लिखो जी काम नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम shall be treated as नॉन प्रोडक्टिव। Repair and maintenance time shall be treated as non-productive and shall be deducted from gross machine hours and shall be deducted from gross machine hours। तो बेटा ग्रॉस मशीन आर जैसे 2500 बताए, उसमें से आपको कुछ नजर आ गया कि भैया टाइम खराब हो रहा है तो आप उसको हटाओ, shall be deducted from gross machine hours। नेक्स्ट नोट, थर्ड पॉइंट बेटा, जैसे अभी रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में बात करिए, ऐसे ही एक और टाइम होता है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम होता है बेटा मशीन को रेडी करने का टाइम, जिसमें आप मशीन को रेडी करते हो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करें, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। आपने कुछ मशीन में मोल्ड चेंज करने हैं, टेम्परेचर चेंज करना है, उसकी कोई सेटिंग चेंज करनी है, नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस समय को हम क्या मानेंगे बेटा, इस सेटअप टाइम को दोनों में से कुछ भी माना जा सकता है, प्रोडक्टिव भी मान सकते हैं और नॉन प्रोडक्टिव भी मान सकते हैं। ठीक है जी, सवाल बता देगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बताएगा तो आपकी अजम्पशन चलेगी, प्रोडक्टिव मान लिया तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिव बेटा इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। जैसे मान लो बेटा हम कैलकुलेटर बनाते हैं, कैलकुलेटर अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अब एक ही मशीन पर वही सेम से एक ही मशीन मल्टीपल शेप के अलग अलग प्लास्टिक प्रोडक्ट बना सकती है कि नहीं,
तो हमने क्या करा, मशीन में से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1000 यूनिट बना दिया, मुझे दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, मैंने पुराने वाला मोल्ड निकाला, डाई जिसको बोलते हैं हम, शेप देता है जो प्रोडक्ट को, टेम्परेचर चेंज करा, मशीन की क्लीनिंग करी, कुछ सेटिंग चेंज करी और नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन इस सेटिंग के बिना नहीं हो सकती। ये जो टाइम है स्पेसिफिकली नए वाले प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, आइडेंटिफाइबल है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, प्रोडक्टिव। दूसरे वाले क्या, कुछ अकाउंटेंट क्या बोलते हैं, नहीं सर नॉन प्रोडक्टिव है, क्योंकि काम एक्चुअल में तो नहीं हो रहा ना, लेकिन इसके बिना काम हो भी नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास दोनों असम्पशन ऑप्शन ओपन है। CIM में, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हमारे को दोनों ऑप्शन देता है कि आप इस सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव भी मान सकते हो, नॉन प्रोडक्टिव भी मान सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या अज्यूम कर रहे हो। तो अगर सवाल ने बता दिया तो सवाल की बात मान लेना, सवाल ने बोल दिया सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव, तो ठीक है भाई, चिंता की बात की, अगर 2500 घंटे टोटल हैं और उसमें से 100 घंटे सेटअप के हैं और वो प्रोडक्टिव है, तो माइनस करने की जरूरत है क्या? नो। लेकिन अगर 2500 घंटे टोटल अवेलेबल है और 100 घंटे सेटअप के और लिख दिया जाए कि सेटअप टाइम इज नॉन प्रोडक्टिव, तो आपको जितना प्रोडक्टिव टाइम चाहिए वो कितना बचेगा? 2400। तो डिवाइड करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मशीन आर कौन से कंसीडर किए जाएंगे, केवल प्रोडक्टिव। अगर सेटअप टाइम क्वेश्चन ने बता दिया कि नॉन प्रोडक्टिव है तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने बता दिया प्रोडक्टिव है तो ऐड करना पड़ेगा? नो। ऐड क्यों करोगे, वो तो उसी में ही है। ये ऐड करने के लिए, हाँ जिस बच्चे ने करा था वो बातें सुन नहीं रहा, वो मेरी गर्दन की बात चल, बातें सुनिए बेटा, समझोगे तभी तो बात बनेगी। हाँ जी, पेपर में मैं थोड़ी बड़ा बता, तुम मेरे से पूछोगे सर, बोलूंगा। चलो, तो सेटअप के बारे में लिखेंगे बेटा, सेटअप टाइम में भी ट्रीटेड एज, लिखना बेटा, सेटअप टाइम में बी ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। सेटअप टाइम में बी ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन और अजम्पशन। या तो क्वेश्चन बता दे, नहीं तो हम मान लेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रोडक्टिव भी मान सकते हैं, नॉन प्रोडक्टिव भी मान सकते हैं। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंट दे रही होती है किसको प्रोडक्टिव मानना है या नॉन प्रोडक्टिव मानना है, ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर इसको नॉन प्रोडक्टिव लेना चाहिए। जैसे कई बार सवाल ना दो अलग अलग शब्द का प्रयोग करना होगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। एक बार बोल रहा है जी टोटल आवर्स, फिर थोड़ी देर बाद एक दो लाइन बाद फिर उसने फिर शब्द लिखे, वहां पे उसने लिख दिया प्रोडक्टिव आवर्स। इसका मतलब वो इन दोनों चीजों को अलग अलग ले रहा है, इंटेंशनली दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और जब आपको सवाल के अंदर नजर आ रहा है कि टोटल 2500 घंटे या 100 घंटे सेटअप के और क्वेश्चन ने बताया नहीं कि ये 100 घंटे कौन से हैं, प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव, और क्वेश्चन ने आपको अलग अलग इंडिकेट करा है, देखो कुछ आवर्स टोटल है तो टोटल तो 2500 है, वो तो मुझे पता है, फिर वो अलग से एक शब्द लिख रहा है प्रोडक्टिव, और अब तुम बोलो नहीं सर मैं तो ना 100 घंटे को प्रोडक्टिव मान लेता हूं, इसका मतलब मेरे टोटल आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स दोनों सेम हो गए। तो क्या क्वेश्चन की आपने बात की इज्जत करी क्या? क्वेश्चन जो दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसने खुद ही टोटल आवर्स क्यों नहीं लिख दिया? फिर यहाँ पे वो लिख देता है टोटल, वो खुद से प्रोडक्टिव टाइम का इस्तेमाल कर रहा है, दो अलग अलग शब्द लिख रहा है, तो वो चाहता है कि तुम इन दोनों को अलग अलग लिखो। और ये दोनों अलग अलग तभी आएंगे जब तुम 100 घंटों को क्या मानोगे, नॉन प्रोडक्टिव। टोटल टाइम 2500 घंटे, प्रोडक्टिव टाइम कितना उसने अलग अलग लिखा है। तो तुम्हारे को भी इतनी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि भैया मेरे लिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो जब जानबूझ के दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो तुम्हारी उस अजम्पशन का वेट नहीं कर रहा कि तुम बोल दो सर सेटअप टाइम इज अज्यूम्ड एज प्रोडक्टिव, तो इसका मतलब टोटल आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स दोनों सेम है ना, तो हम ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे वहां पर। जब वो आपको अलग अलग शब्द बता रहा है तो इसका मतलब उन दोनों का मतलब भी अलग अलग सेंस में लेना है। क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन एज assumption and assumption। ठीक है जी। अगर प्रोडक्टिव है तो माइनस नहीं करना, नॉन प्रोडक्टिव है तो माइनस करना। हमने बेटा यहाँ पर सारे खर्चे लिख दिए, एक खर्चा नहीं लिखा डेप्रिसिएशन, जबकि मशीनों का बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन का पार्ट। तो डेप्रिसिएशन कौन से वाले हिस्से में आएगा, फिक्स में या वेरिएबल में? डेप्रिसिएशन सेमी वेरिएबल खर्चा होगा, वो मशीन के पुराने होने की वजह से भी लगेगा और मशीन के चलने की वजह से भी लगेगा। आपने एक मशीन खरीद ली, नहीं चलाई, लेकिन पुरानी तो हो गई,
तो भी डेप्रिसिएशन तो है, यानी कि लॉस इन वैल्यू आएगा। और आपने एक मशीन खरीदी, उसी के साथ उसको बहुत चला दिया, तो उसके ऊपर तो पुराने होने का डेप्रिसिएशन है, लेकिन उसको यूज भी तो बहुत सारा कर दिया, घींच दिया आपने उस मशीन को पूरा, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और भी ज्यादा आएगी। तो डेप्रिसिएशन दोनों चीजों पर निर्भर करता है, मशीन के पुराना होने पर भी और मशीन के इस्तेमाल होने पर भी, यूज पर भी और टाइम पर भी, यानी कि वो वेरिएबल भी है, वो फिक्स भी है, तो दोनों कंटेंट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए वो सेमी वेरिएबल है। तो डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट होगी बेटा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आप कहीं पे मर्जी क्लासिफाई करो, कोई रोकने वाला थोड़ी। फिक्स में भी कर सकते हैं, वेरिएबल में भी कर सकते हैं, मेरे नंबर काटने का अधिकारी कोई नहीं, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल, कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपनी थोड़ी सी, जब हम सवाल करेंगे थोड़ी सी अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। अगर मुझे मशीन की लाइफ ईयर्स में मिल गई, मशीन की लाइफ किसमें मिल गई, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगा ना। यस सर, तो फिर वो फिक्स में फिक्स हो जाएगा। जाएगा। और अगर आपको मशीन की लाइफ आवर्स में मिल गई, गाड़ी लेने जाते हैं ना आजकल, गाड़ी तो किलोमीटर कैसे, 5 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर, जितना काम, दोनों चीजें, गाड़ी के चलने के ऊपर भी और गाड़ी के पुराना होने के ऊपर भी। ऐसे यहाँ पर गाड़ी की लाइफ भी आपको किलोमीटर में मिल रही है, ऐसी मशीन की लाइफ भी मिल सकती है। तो अगर मशीन की लाइफ आपको आवर्स में मिल गई, तो बेटा वहां पर डेप्रिसिएशन पर आर आएगा, तो फिर हम उसको किस में क्लासिफाई कर देंगे? वेरिएबल। तो ये आपको ध्यान वेरिएबल में। देखो बेटा, आखिरी नोट बनाओ इसका, कि अगर मशीन की लाइफ ईयर्स में है तो डेप्रिसिएशन पर एनम आएगा, फिक्स में ले लेंगे। मशीन की लाइफ अगर आवर्स में है तो डेप्रिसिएशन पर आर आएगा, हम उसको वेरिएबल ले लेंगे। तो बेटा अपने खर्चों को कितने घंटों से डिवाइड किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके अकाउंटेंट ने सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव माना है या नॉन प्रोडक्टिव माना है। अगर उसने प्रोडक्टिव मान रखा है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव मान रखा है तो माइनस करने